नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करें कमोडिटी बाजार की, खासतौर से चांदी की, क्योंकि आज शुरुआती कारोबार में चांदी में तेजी देखने को मिली। भाव फिर से 2 महीने की ऊंचाई पर जा पहुंचे, लेकिन अब कीमतों में दबाव दिख रहा है। क्या है इस उथल पुथल के पीछे के कारण? प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है? डिमांड किस तरीके की है? इस पर हम बातचीत करेंगे। सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चांदी के हालांकि बात करें तो इन अ मंथ बेस्ट मोमेंटम देखने को मिला, जब प्राइसेस 7% तक सर्ज होते हुए दिखाई दिए। हालांकि वापस से $90 के मार्क को चेक करने के बाद प्राइसेस थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहां से प्राइसेस को लेकर क्या ट्रैजेक्टरी बन सकती है, क्या ये रिकवरी सस्टेन होगी या क्या व्यू बन रहा है। मनोज जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपके सिल्वर को लेकर क्या राय है। हमने देखा था जनवरी से लेकर अब तक लगातार जो प्राइसेस थे वो काफी टर्बुलेंस में ही थे, ऊपर नीचे के दायरे हम देख रहे थे। प्राइसेस थोड़ा सा नीचे भी आए थे, $60 तक तो हमने स्लिप होते हुए देखा भी था मार्च में इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये जो मोमेंटम पिछले 2-3 दिन में बनता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली कल के और आज के सेशन में, कैसे देखते हैं आप इस मूव को और क्या व्यू है? नमस्कार दीपाली जी। सिल्वर की अगर हम बात करें तो हमने पिछले सप्ताह ही वहां पे चांदी की कीमतों में जो है एक ब्रेकआउट आते हुए देखा था। इंटरनेशनल मार्केट में $80 जो है काफी समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और उसके ऊपर हमने पिछले सप्ताह कीमतों में जो है क्लोजिंग आते हुए देखी, तो एक क्लियर वहां पे टेक्निकल ब्रेकआउट था कीमतों में। दूसरा हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है काफी मजबूत है, स्पेशली चाइना की, तो वह भी कीमतों को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है चांदी का वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि $78 जो है शॉर्ट टर्म में चांदी के लिए मजबूत सपोर्ट रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में हम बात करें तो 2,61,000 अब यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। ग्रेजुअली कीमतें यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में 92 से $95 और भारतीय बाजारों में एक बार 2,90,000 से 3 लाख तक के स्तर तक पहुंच सकती है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। हमारा मानना है कि जब तक 2,61,000 के स्तर चांदी होल्ड कर रही है भारतीय बाजारों में और इंटरनेशनल मार्केट में $78, वहां पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। राकेश, आपकी राय क्या है? क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को सिल्वर पर? पहले तो गुड इवनिंग मैम, और गुड इवनिंग सभी दर्शकों को। जैसे सर ने कहा, इवन हमारा व्यू भी बुलिश है। $77 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे में। जो $83 का रेजिस्टेंस था वो मार्केट ने कल ब्रीच किया है, और सिल्वर का मेजर इम्पैक्ट है, आगे जाके बात भी करेंगे। बेस मेटल में कॉपर बढ़ने की वजह से भी सिल्वर को एक बूस्ट मिल रहा है मार्केट में, और ओवरऑल देखा जाए तो ये बाय ऑन डिप्स ही है, अभी भी इसे बाय करना चाहिए। ऊपर में अब स्ट्रेट अवे $90.58 का टारगेट है, अगर वो ब्रेच करता है तो $100 भी फिर देखा जा सकता है। तो सिल्वर में देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड बहुत स्ट्रांग लग रहा है। इंडियन रूपी टर्म में मैं बात करूं तो 2,67,000 एक अच्छा सपोर्ट है नीचे में, तो डिप में ही बाय करना है। प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई पे है, तो हाई पे लेना नहीं है। तो वहां पे अगर सेटल होता है मार्केट 267 260 के बीच में, तो वहां से बाय कर सकते हैं। ऊपर में 285 873 का फर्स्ट टारगेट लग रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा तो 3 लाख तक भी जाने की उम्मीद है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है। हमारे साथ राहुल मेहता भी मौजूद हैं, एमडी सिल्वर एम्पोरियम से। राहुल नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो प्राइस रिएक्शन हमने 2 सेशंस में आते हुए देखा, उसके पीछे की वजह आपके हिसाब से क्या है, उसे समझना चाहेंगे। क्योंकि जनवरी एंड में जहां हमने $121 के पीक इंटरनेशनल मार्केट्स में लगाते हुए देखे, उसके बाद ऑलमोस्ट 50% स्लाइड हुआ, $60 पर आया। अब एक स्टेबिलिटी हम देख रहे थे $70-75 के आसपास, लेकिन वापस $90 टच करना, और अभी भी आप देखिए बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं, $90 को पार करने के बाद 83-84 पर अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है। इस रिएक्शन के पीछे, रिबाउंड के पीछे क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं प्ले होते हुए राहुल? ये प्रेडोमिनेटली ये जो अभी रैली आई है लास्ट 2-3 दिन में, जो हमने चांदी में रैली देखी है, वो इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से आई है। फिजिकल डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड डेफिनेटली फ्लैट है, और काफी टाइम से फ्लैट चल रही है इंडियन मार्केट्स में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। बट जो भी अभी करंट जो तेजी दिख रही है अपने को मार्केट में, वो मेजोरिटी इंडस्ट्रियल डिमांड में, जो जहाँ पे लग रहा है कि एआई, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, because जैसे जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आई थिंक सो शिफ्ट टुवर्ड्स ईवी व्हीकल विल आल्सो हैपन। तो काफी कुछ फैक्टर्स अल्टरनेटिव एनर्जीज के लिए तरफ आ रहे हैं। तो वो उसके हिसाब से जो इंडस्ट्रियल डिमांड की जो ग्रोथ एंटिसिपेशन है, उसके कारण चांदी की प्राइसेस काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है। अच्छा, फिर प्राइसेस को लेकर आपकी राय क्या है? कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप भाव, या फिर बेस ऊपर की तरफ कितना शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं? जी, सिल्वर की प्राइसेस काफी स्ट्रॉन्ग है, और जो पिछले हाई है वो भी हमें लग रहा है कि नियर टर्म में देखने को मिलेगा। इट मे टेक 3 to 4 months टाइम कि जाके हम लोग जो पुराना हाई था चांदी में वो भी टच कर सकते हैं। और उसके लिए
फिजिकल डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों मैच करने की जरूरी है, अदरवाइज प्राइसेस सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अभी भी अपनी जो वॉलेटिलिटी प्राइसेस में दिख रही है, उसके अंदर फिजिकल डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए ऊपरी भाव पे प्राइसेस स्टेबल नहीं हो रही है। काफी टाइम अपने देखा है कि चांदी जैसे 2,60,000 के आसपास जा रही है और वापस नीचे आदमी 2,30,000 तक आई थी पिछली बार में, और अभी भी जैसे कल आज भी देखे तो ऊपर के भाव से काफी नीचे वापस करेक्शन आ रहा है। तो ये रीजन यही है कि जब तक फिजिकल डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड सपोर्ट नहीं करेंगे, प्राइसेस ऊपरी भाव में सस्टेन करना डिफिकल्ट है। और जो हम लोग जो फिजिकल काउंटर्स और रिटेल स्टोर में देख रहे हैं पैन इंडिया में, चांदी की डिमांड काफी है और इंडिया काफी बड़ा मार्केट है चांदी का कंजप्शन के लिए। ओके, और फिजिकल डिमांड हुए, इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर प्राइसेस थोड़ा सर्ज होते हैं, टिकते हैं, तो इमर्ज हो सकती है? डेफिनेटली डिमांड नहीं रही है इन्वेस्टमेंट या फिर फिजिकल, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रहे हैं, क्योंकि जहां प्राइसेस हमने $121 के देखे हो, उसके बाद तेज करेक्शन आया हो, तो कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं कम होता है। बट स्टिल अगर प्राइसेस यहां से फर्दर ऊपर जाते हैं, टिकते हैं, तो कुछ होप्स लग रही हैं डिमांड वापस से रिग्नाइट होने की? कि डेफिनेटली प्राइसेस अगर स्टेबल रहे और अच्छा बेस बनाए तो चांदी में इन्वेस्टमेंट डिमांड डेफिनेटली वापस आएगी। और ईटीएफ में डिमांड अभी भी डिसेंट डिमांड है, जिन्होंने एसआईपी की तरीके से चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिमांड अभी भी वो भी कंसिस्टेंटली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मगर प्राइसेस को स्टेबल होना जरूरी है। ये जो वॉलेटिलिटी है, ज्यादा वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स को डरा देती है, और वो क्योंकि जो चांदी ने $120 से लेके इतना बड़ा करेक्शन दिया है, तो इन्वेस्टर्स काफी कुछ कंफ्यूज है कि इन भावों में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। उनको स्टेबिलिटी चाहिए। जब थोड़ा प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे, बेस स्ट्रांग हो जाएंगे, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्टर्स बड़े पैसा भी लगाएंगे चांदी के अंदर। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका राहुल आने के लिए शो में और सिल्वर पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। और इनफैक्ट सिल्वर पर स्ट्रैटेजी भी हमने ली है। क्विकली बात सोने की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी घरेलू बाजार में स्पेशली देखें या इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस देखें तो अंडर प्रेशर ही फिलहाल ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगेन कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है। 4700 के आसपास अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है आपका मनोज जी सोने के भाव को लेकर? गोल्ड में हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड बना हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $4,555 से $4,800 का एक रेंज बना हुआ है। और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 1,48,800 से 1,55,500 इसी रेंज में जो है सोना ट्रेड कर रहा है। बड़ी रैली के लिए यहाँ पे कीमतें जब तक 4,800 के स्तर इंटरनेशनल मार्केट में और 1,55,500 के स्तर भारतीय बाजारों में ब्रीच नहीं करती है, तब तक ये रेंज जो है वो बनी रह सकती है। दीपाली, ओके, बेस मेटल से राकेश कुछ पिक करेंगे क्या? बेस मेटल में स्ट्रेट अवे कॉपर। लास्ट टाइम भी मैंने आपको आपके शो में कहा था कि कॉपर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है और बहुत बड़ी रैली आने वाली है, और उसी का नतीजा है कि कॉपर का प्राइस 1377 पे चल रहा है। अभी भी हर डिप पे कॉपर बाय करना है, बिकॉज हमारा व्यू काफ़ी बुलिश है। और ये 1400 ही नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1450 और 1500 तक भी कॉपर ऊपर में टारगेट लग रहा है पोजिशनली। तो हर डिप पे कॉपर पे बाई करना है। नीचे में अच्छे जो सपोर्ट्स देखे गए हैं वो 1345 पे है, 1365 पे भी एक सपोर्ट है अच्छा। तो जब भी डिप मिलता है तो ये साइकोलॉजिकली 1400 तोड़ेगा, तो 1440 का भी नेक्स्ट टारगेट लग रहा है। ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश लग रहा है कॉपर में स्ट्रेट अवे। ओके, तो ये राय रही कॉपर पर 1376 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। क्विकली मनोज जी, एग्री कमोडिटी बाजार से कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? एग्री में हम देख रहे हैं कॉटन सीड ऑयल केक में फिर से एक बार पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे अगर थोड़े डिप आते हैं 3,490 के आसपास, तो इसमें बाय किया जा सकता है। 3,445 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य वहां पे 3,560 तक के रखे जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात यहां पर करेंगे फ्रूट्स की, आमों की स्पेशली, क्योंकि इस बार हमने बारिश की वजह से आमों की फसल में इन एनी केस यहां पर कुछ दिक्कतें आते हुए देखी थी, और उसके बाद वॉर के चलते यहां पर एक्सपोर्ट्स को लेकर भी चिंताएं हैं। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए संजय पंसारे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फ्रूट ट्रेड APMC के। संजय जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट पर ही आपसे जानना चाहेंगे। माना जा रहा है कि बहुत कम वॉल्यूम क्वांटिटी में यहाँ पर एक्सपोर्ट है, किस तरह की दिक्कतें हैं, कैसे नंबर्स हैं? ये क्या हो गया इस साल, आपको तो मालूम है कि इस साल आम की जो फसल है वो लगभग 70% कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत काफ़ी कम हो चुकी है। और दूसरी बात क्या हो गया, ये गल्फ वॉर की वजह से इसका एक्सपोर्ट के ऊपर भी इतना असर हो चुका है कि आपने देखा होगा कि पिछले 25 सालों में मैंगो की जितनी क्रेज एक्सपोर्ट में है वो कोई और इंडियन फ्रूट्स को नहीं है।
और ये टाइम पे ओनली 30% ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। 70% एक्सपोर्ट इस साल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका कारण ऐसा है कि एक तो अनसर्टेनिटी है, और अपना जो मेन बायर जो है मैंगो प्रोडक्ट का वो मिडिल ईस्ट है, और ये टाइम पे वॉर, जितना भी वॉर जो है वो मिडिल ईस्ट में वॉर होने की वजह से ये टाइम पे एक्सपोर्ट में उसका बहुत असर हुआ है। तो संजय जी, प्राइसेस कैसे बने हैं इस बार? क्योंकि पहले माना जा रहा था कि फसल थोड़ी सी खराब है तो भाव चढ़ जाएंगे, अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो दोनों तरफ से यहाँ पर किसान की तो पिटाई ही हो गई है। प्राइसेस कैसे रहे? नहीं, इस साल देखो क्या हो गया, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी तादाद में बढ़ चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्लाइमेट बराबर नहीं था, काफ़ी तादाद में डिसीज आ चुके थे, इसकी वजह से क्वालिटी का भी इशू था, प्रोडक्शन का भी इशू था, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुका था। तो ऐसे टाइम पे फार्मर ने जितना खर्चा किया है उसको कवर करने का एक एक्सपोर्ट एक जरिया होता है, क्योंकि क्या होता है, माल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कुछ हिस्सा लोकल मार्केट में बिकता है, कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट में जाता है, कुछ हिस्सा अदर स्टेट्स में जाता है, तो माल डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उसका जो रेट्स है वो मेंटेन हो जाता है। ये टाइम पे ये दिक्कत हम लोगों को आई है, क्योंकि एक्सपोर्ट में कैसा, जैसे अभी कुवैत है, तो कुवैत में अच्छे भाव देने वाले बायर्स रहते हैं, क्योंकि वो एक तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी रहती है, और वहाँ पे काफ़ी रिचेस्ट लोग रहते हैं, तो वो मैंगो को रेट देते हैं। अगर आपने इस साल देखा होगा कि ये टाइम पे पूरे वॉर में कुवैत का जो एयरपोर्ट है वो टोटल बंद था, 100% बंद था, कोई भी वहाँ पे माल नहीं जा रहा था। दुबई तो भी अपना थोड़ा बहुत चालू था, तो कुवैत में इस साल माल ही नहीं गया, तो उसका काफ़ी तादाद में असर चुका। वहाँ के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो लोग अच्छे भाव में आम खरीदी करते, वो टाइम पे उनके बिजनेस वहाँ पे नहीं होने की वजह से उन्होंने ये टाइम पे गिफ्टिंग में जो मैंगो जाते वो नहीं किए। जैसे अभी जबल अली पोर्ट है दुबई का, वो भी 100% बंद है, दूसरा फुजुराओ है, और एक दूसरा कुर्फुगान, ये पोर्ट छोटे पोर्ट है, वहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर भी मैंगो जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, मतलब समझो ना कि। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, पहले $1000 में $1000 कंटेनर का फेयर था, अभी वो सीधा $8000 हो गया। अच्छा, इतना रिस्क, अच्छा वो रिस्क भी हम लोग ले रहे हैं, बट फिर भी माल सही टाइम पे पहुंचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने, अभी अपन ऑफिस में बैठे थे, अभी हम लोगों की कल 11 तारीख की लोडिंग थी, अभी वो सीधा 15 तारीख को हो गई। तो माल शिप टाइम पे जाएगी, टाइम पे वापस आएगी, क्योंकि सब स्टकअप हुआ है, कंटेनर्स नहीं मिलते हैं टाइम पे। और दूसरी बात, फिर एयर में अगर आप देखा जाएगा तो 100 रुपया किलो का जो एयर फ्रेट था अभी वो सीधा 400 रुपया किलो हो गया, तो उसमें भी महंगाई बढ़ चुकी है। यूरोप में खाली एक ही यूरोप सेक्टर है और यूएसए सेक्टर है, ये 2 सेक्टर ओपन है, पर फिर भी अभी एयर में देखो आप, एमिरेट्स जो कंपनी है वो 40% स्टेक कवर करती है, मतलब 40% का जो माल है वो एमिरेट्स के फ्लाइटों से जाता है, और एमिरेट्स का बेस है मिडिल ईस्ट, तो अगेन मिडिल ईस्ट में लफड़ा है, इसके लिए एमिरेट्स की फ्लाइटें भी राइट टाइम नहीं चल रही है, तो वहाँ पे बायर्स है, बट फ्लाइट नहीं होने की वजह से माल अपना नहीं जा रहा है। ये सब दिक्कतें ये टाइम पे हम लोगों को फेस करनी है। तो आप कह रहे हैं कि जो सबसे महंगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का माल है वो यहाँ पर कुवैत में जाता है, वो इस बार नहीं जा रहा? नहीं जा रहा है। तो क्या वो माल दुबई जा रहा है या वो कहीं नहीं जा रहा? नहीं, वो दुबई जा रहा है, गिफ्टिंग में भी जा रहा है, बट जो वहाँ पे जो जाना चाहिए, अगर वहाँ जाता था तो आज इंडिया में समझो, हाँ, तो समझो 1000 रुपये में आज बिक रहा है, तो वो 1500 में बिकता है इंडिया में जो लोकल। देखो, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महंगा माल जो है वो बम्बई में ही बिकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट में, हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो बेस्ट माल है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। नहीं, नो डाउट वहाँ पर भी अच्छा ही माल जाता है, बट जो दाम देने वाले जो लोग हैं, जो इंडियन लोग जितने आशिक अपने मैंगो को है, वो खर्चा करने को आगे पीछे देखते नहीं, आम खाने का तो कितना भी पैसा देने को तैयार है। फॉरेनर्स लोग थोड़े डरते हैं, जैसे अभी यूरोप में आप देखोगे तो वो लोग हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, मैंगो इज टू स्वीट्स, तो इसके लिए फिर वो ज़्यादा कैलोरीज जाती है, इसके लिए फिर वो अपना मैंगो तो स्वीट तो है ही, सबसे ज़्यादा जितने भी मैंगो के वर्ल्ड में प्रोडक्शन है उसमें नंबर 1 स्वीटनेस अपने मैंगो में, तो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते। तो वहाँ के जो इंडियंस है, जैसे अभी गुजराती लोग अमेरिका में है, यूरोप में है, तो अपने इंडियंस ही ज़्यादा भाव देके, अभी आज अगर देखा जाएगा तो यूएसए में
एक डजन का भाव $55 में अभी वहाँ पे माल बिक रहा है अपना, बट वो मीडियम साइज का माल है। तो लोग अच्छा लेने वाले अपने ही लोग हैं, ले रहे हैं, बट जो ऊंचा दाम है वो मुंबई में ही मिलता है। तो अगर इस साल की बात की जाए, आप क्या कहेंगे, कैसे समराइज करेंगे कि कैसा रहा आम के हिसाब से ये साल? एक्सपोर्ट में दिक्कत, बारिश भी हुई, प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा चढ़ते हुए नज़र नहीं आए हैं, तो ओवरऑल किस तरह से आप समराइज करेंगे, कैसा रहा? देखो यहाँ पर अगर अपन ओवरऑल बिजनेस का अगर हिसाब करेंगे तो फार्मर्स एंड ट्रेडर्स को 50% लॉस है। मतलब जैसे कि अभी हम लोग को एक उम्मीद रही थी कि ये टाइम पे ये पेड़ में से हम लोग को एक 5000 पेटी, एक बगीचे से 5000 पेटी मिली, तो 5000 पेटी के हिसाब से हमने खर्चा किया, बट मिली हमको 1000 ही पेटी। 4000 पेटी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 1000 पेटी पे आया। ये सबसे बड़ा पहला दिक्कत ये। सेकंड, क्वालिटी इशू आ गया। ये टाइम पे इतनी डिसीज आ गई एट ए टाइम, वो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया। अभी उसमें वो दवाइयों का कुछ असर है या दवाई का असर कम हो गया है, क्या डुप्लीकेट दवाइयाँ हैं, ये चेकिंग के लिए कोई भी अपने पास अभी भी ये उसकी यंत्रणा नहीं है। तो उसकी वजह से 60% माल जो है वो इंफीरियर क्वालिटी का आ गया। तो वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोगों को कवर करने के लिए एक तो वो दिक्कत हो गई। एक तो माल कम, क्वालिटी इशू, फिर एक्सपोर्ट में माल जाएगा 2 पैसे उसमें ज़्यादा मिलेंगे, तो ये वॉर की वजह से एक्सपोर्ट में भी माल नहीं गया। और अभी जो माल आया वो एट ए टाइम आया, ऐसा नहीं कि माल अगर सेग्रीगेट होके आ जाता है या लंबा पीरियड में जाता है तो एवरेज रेट मिलके फार्मर को 2 पैसा मिलता है। ट्रेडर्स भी, क्योंकि ये बिजनेस में फार्मर के साथ ट्रेडर्स भी अपना पैसा लगाता है, तो वो ये टाइम पे हम लोगों को 50% लॉस तो 100% है ही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर 2000 करोड़ की टर्नओवर की इंडस्ट्री है तो 1000 करोड़ रुपया नुकसान है, ये 100% है। और आप कहेंगे जो जैसे बाकी जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आम यूज़ करती हैं, फिर चाहे वो मैंगो पल्प है, मैंगो आइसक्रीम है, मैंगो पुडिंग, काफ़ी जगह पे आम फिर उसके बाद यूज़ होते रहता है, सब जगह उस तरह का प्राइस राइज या एक किल्लत बनते हुए नजर आएगी? नहीं, उसमें देखो इस साल क्या मैंगो पल्प के लिए क्या रहता है, सस्ता आम लगता है, क्योंकि मैंगो पल्प ऑल ओवर वर्ल्ड से आते रहता है। वर्ल्ड में भी अपने मैंगो पल्प को यूएसए में डिमांड है, यूरोप में डिमांड है, गल्फ कंट्रीज में डिमांड है। तो ये टाइम पे प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो उनकी जो परचेसिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी है। जैसे कि पहला मैंगो पल्प के लिए 20 रुपये 25 रुपये किलो में ये लोग मैंगो पल्प के लिए मैंगो खरीदी करते थे। अभी मैंगो पल्प का रेट ही स्टार्ट हो गया 70 रुपये किलो से, और अभी वहाँ पे 50 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, मतलब ऑलमोस्ट डबल रेट में अभी मैंगो पल्प का जो रॉ मटेरियल है वो परचेसिंग जा रहा है। तो ये टाइम पे आने वाले अगले साल में, क्योंकि मैंगो पल्प आज जो बनेगा वो बिकने को 1 साल जाता है, तो ये टाइम पे, और बिकता कहाँ है, शादियों में जाता है, कोई फंक्शंस में जाता है, तो आने वाले शादियों में मैंगो पल्प का रेट भी आपको हाई रहने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ चुकी है। एब्सोल्युटली। तो ये तो आम की बात हुई, लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, इंडिया वाटरमेलन एक्सपोर्ट करता है, ग्रेप्स में अच्छी खासी हमारी क्वालिटी है। मिडिल ईस्ट कितना बड़ा हमारे लिए एक मार्केट है और वहाँ पर किस तरह का नुकसान है? देखो यहाँ पर एक तो जब ही रास्ते में कम से कम 2000 कंटेनर हम लोगों के ब्लॉक हो गए थे, और जब ही माल दुबई में पहुँचा तो उसमें से 40% ग्रेप्स जो है वो ख़राब हो गए, और अभी भी काफ़ी कंटेनर ऐसे निकले कि वो माल 2 रुपये 3 रुपये दरम में वहाँ बिक रहा है। मतलब ये टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि लोगों ने उम्मीद के ऊपर कंटेनर भरे थे। वहाँ पे भी रमज़ान था, रमज़ान में ग्रेप्स को ज़्यादा डिमांड रहता है, पोमोग्रेनेट्स को डिमांड रहता है, बाद में तुम्हारे वाटरमेलन्स को डिमांड रहता है। वाटरमेलन के कंटेनर तो समंदर में ही फेंक दिए गए। बनाना का डिमांड रहता है, बनाना का ईरान में अच्छा डिमांड रहता है, इराक में डिमांड रहता है, सऊदी में डिमांड रहता है, बनाना के कंटेनर भी फेंक गए। खाली ग्रेप्स में क्या होता है, ग्रेप गार्ड रहता है, तो उसकी कीपिंग क्वालिटी जो है तो 2.5-3 महीना वो रहती है, बट फिर भी उसमें भी 40% माल जो है वो ख़राब हो गया है, और काफ़ी नुकसान, मतलब जो नुकसान भर नहीं सकता ऐसा नुकसान, भले गवर्नमेंट कितना भी चाहेगी हेल्प करो, फार्मर को हेल्प करो या एक्सपोर्टर को हेल्प करो, बट उससे कुछ नुकसान भर के आने वाला नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। और अभी जैसे हम लोग एक्सपोर्टर को सप्लाई देते हैं, हम लोग फार्मर को तो पेमेंट दे ही देते, क्योंकि जिस दिन हम लोग की सेल नोट बनती है तो हमारा बेरर चेक है, बट हमको एक्सपोर्टर से पेमेंट आना
बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वहाँ पे उनके पैसे नहीं बने तो वहाँ वो हमको कहाँ से पैसे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बिजनेस है, क्रेडिट के ऊपर बिजनेस है। कोई माल रोज का रोकड़ा या कैश पेमेंट पे तो बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम में जब भी काम चलता है तो हम लोगों की भी स्टेक लगते हैं। तो अभी हमारे स्टेक ऐसे है कि आज हम लोग ने माइंड हम लोग का बना लिया है कि 50% पैसा हमारा खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो जो ये पेमेंट कंसर्न्स हैं, ये कितना आपको लगता है कितने टाइम में ये सॉर्ट होंगी? क्या ये लॉसेस हम राइट ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिर? राइट ऑफ कैसे करेंगे? राइट ऑफ तो हम लोग कर ही नहीं सकते। देखो ये हम लोगों की तो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये तो इनको राइट ऑफ का चांस रहता है। बैंकों में जाते हैं, बैंक वाले उनको सहूलियत देते हैं। हम लोगों का क्या है, अनगारंटेड सेक्टर है, मतलब इसमें पेरिशेबल आइटम होने की वजह से बैंक भी जितना चाहिए उतना हमको फाइनेंस नहीं करती, फार्मर को भी उतना पैसा नहीं देती है, क्योंकि क्रॉप आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोगों के लिए राइट अप का कोई चांस है ही नहीं। हम लोगों को हमारे जेब से पैसा चुकाना पड़ेगा, ऐसी फिलहाल कंडीशन है। सुधरती हुए देखते हैं आप ये कंडीशन की आने वाले अगर 1 महीने में वॉर खत्म होती है तो कुछ एक्सपोर्ट के चांसेस हैं कि आपको लगता है कि ये सीजन तो गया? नहीं, ये सीजन तो गया ना मैडम, अभी क्या बचा है? अभी तो मैंगो सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ये मंथ एंड तक चलेगा, उसके बाद तो मैंगो सीजन चलने वाला है नहीं। अभी पोमोग्रेनेट्स का सीजन जो है वो तो आएगा, पोमोग्रेनेट का सीजन ओवर हो गया, ग्रेप्स का सीजन ओवर हो गया, तो अभी रिकवरी का चांस तो है ही नहीं। अभी जो भी चांस है वो नुकसान कैसा आगे आने वाले समय में कैसा कवर करने का, बैंकों के साथ बैठ के कैसा निगोशिएशन करने का, फिर हम लोगों का जो रीपेमेंट की जो किस्त रहती है हम लोगों की, उसको थोड़ा एडजस्ट करके फिर अभी हम लोगों को गाड़ी चलानी पड़ी, क्योंकि क्या बोलते हैं, जिंदगी तो चलानी है। जी हाँ, चलती का नाम जिंदगी है। चलती का नाम। तो एक फाइनल सवाल है संजय जी, तो यहाँ से अब सरकार से किस मदद की उम्मीद है? जो अब तक यहाँ पर आया है, क्या उससे कोई हेल्प है? या जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी हेल्प वहाँ से नहीं है, अगर सरकार से कुछ कहना हो कि दिक्कतें हैं सभी सेक्टर्स को हैं और ये तो पेरिशेबल कमोडिटी है। क्या हो गया, अभी सरकार ने भी क्या किया है, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। ये ओपन स्काई पॉलिसी हो गई। अभी एयर फ्रेट में भी ऐसा है, मैंगो सीजन नहीं रहता है तो एयरलाइंस कंपनियां 40 रुपये किलो में माल लेके जाती है, जैसा मैंगो सीजन स्टार्ट हो गया सीधा 100 रुपये कर देती है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही नहीं। तो ये ऐसे टाइम पे जैसे अदर्स, जैसे यूएसए है, अदर्स चाइना है, ये लोग ये टाइम पे ये इंडस्ट्री को सब्सिडी देती है। अभी भी गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी डिक्लेयर नहीं की, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी वो हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। ये आप तो CNBC को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि पहली बार आपने ये इशू उठाया है कि भाई क्या इसमें आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी चैनल जो आया है, आम क्यों कम है, दाम कभी सस्ते होंगे, आम आदमी को कभी सस्ता आम मिलेगा, यही हम लोगों को सवाल पूछा गया है। ये फर्स्ट टाइम जो CNBC जो वर्ल्ड में जिसका नाम है, यहाँ पर ये इशू आपने लिया है, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी नुकसान में है। मतलब वो बोल नहीं सकते हम लोग, ना हम लोग रो सकते हैं ना हंस सकते हैं, ऐसी हम लोगों की परिस्थिति। एक फाइनल सवाल संजय जी, अगर हम मिडल ईस्ट में यहाँ पर माल नहीं बेच पा रहे हैं तो दूसरी कंट्रीज, दूसरे बाजार हमने ढूंढे हैं? नहीं ढूंढे हैं ना, अभी इस साल हम लोग ने यूरोप में काफ़ी माल भेजा है, यूएसए हम लोगों के लिए ओपन हो गया है, अभी आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा है, न्यूजीलैंड ओपन हो रहा है, सब ओपन हो रहा है। बट जो दिक्कत है उसमें जो माल भेजने की, जो जैसे अभी बीच में गोयल साहब अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर जी है, उनका न्यूजीलैंड के साथ अपना वो लोग ने कुछ ट्रीटी बनाई है, बट वो अगले साल ओपन होने वाला है। ये टाइम पे वो ओपन होने वाला है ही नहीं। तो अभी अपन लोग भी अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में कोशिश चालू है, उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड को हम लोग मैच कर रहे हैं। जैसे अभी यूएसए में रेडिएशंस करके मैंगो जाता है, यूरोप में हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके मैंगो जाता है, जापान में भी हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके जाता है। तो ये इक्विपमेंट्स अभी यहाँ पर हमने लगाए हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्कैनिंग मशीन्स लाई है जिससे मैंगो स्कैन होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा एयरपोर्ट में बैगेज स्कैन होता है, अपनी इंसान की बॉडी स्कैन होती है, वैसे अभी हमने मैंगो स्कैनिंग मैंगो स्कैन की मशीन्स लाई है, ताकि जो मैंगो ख़राब निकलते कस्टमर को अच्छे मैंगोज मिले, जो अपना कंट्री का नाम ख़राब नहीं हुए। अभी जितने भी मैंगोज कुवैत में वगैरह गिफ्टिंग में जाते हैं वो 100% स्कैन होके जाते हैं। एक स्कैनिंग मशीन की कीमत है 75 लाख रुपया, और उसके लिए भी कोई सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी नहीं।
फिर भी हम लोग खर्चा करके ये सब काम कर रहे हैं। थर्मल स्कैनर्स लाया हुआ है, अलग अलग तरीके से हम लोग भी नया टेक्नोलॉजी करके कंपटीशन के लेवल पे हम लोग भी जा रहे हैं। संजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा इस सीज़न से थोड़ी सी मायूसियत है, लेकिन आने वाले सीज़न में आशा यही है कि दुगनी चौगनी यहाँ पर आपको उन्नति देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ समय निकालने के लिए। थैंक यू, आपको भी, CNBC को भी बहुत बड़ा थैंक यू है।